अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको हमने पढ़ा था। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके कोर्स में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है और कोरोना की वजह से जो कोर्स रिडक्शन हुई है, होपफुली उसी में से पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। बेटा, चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर 5 जो है ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 4 बल्कि तमाम चैप्टर्स अभी तक जो हमने पढ़े हैं, चैप्टर 1 न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये जो चैप्टर नंबर 5, 6 है ना, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस रखते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उनको आपने लर्न करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से चैप्टर 5 और 6 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर 5 जो है, जैसे कि आपको नाम नज़र आ रहा है कि इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुराद है कि इस एटम के अंदर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहले हम इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ेंगे, फिर हम इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो हम प्लांक्स इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांक्स थ्योरी, मैक्स प्लांक्स थ्योरी, फिर हम इसके बाद क्वांटम नंबर्स भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग रेडियस की डेरिवेशन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे जो पहला आर्टिकल है 5.1 जो कि है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम जब पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया कि हम इनका इंट्रो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी हम डिस्कवरी भी पढ़ेंगे और इनकी हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके पास जॉन डाल्टन था, उसने जो हमें एक अपना कह लें कि एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि सबसे उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एटम जो है वो इतना स्मॉल पार्टिकल है कि उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब उसके बाद रिसर्चेज हुई तो रिसर्चेज के दौरान हमें पता चला कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर्टिकल है आपके पास 5.1.1, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आगे उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैथोड रेज। अच्छा, ये जो डिस्कवरी है ये किस तरह से हुई जी? हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ कि हमने जो अपरेटस लेना है वो किस तरह का होगा। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं पहले हेडिंग अपरेटस की। अपरेटस में आपने सबसे पहले एक लेनी है ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब हम लेंगे। ठीक है, उस ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं? गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब होगी ना, मैं इसकी आपको शेप भी ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये किस तरह की होती है। ये आपके पास होती है इस तरह से। ठीक है, ये इसका एक सिरा है। ठीक है, दूसरा सिरा जो है वो इस तरह से बना हुआ है, यूं। यहाँ पर आपके पास एक वैक्यूम पंप टाइप बना हुआ है, इनलेट सा, यूं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मौजूद हैं दो इलेक्ट्रोड्स। एक आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिस टर्मिनल को हम नेगेटिव, जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। मेरी कोई ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन चलें थोड़ा बहुत
हाई वोल्टेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वैक्यूम पंप है, ये जो है ना आपके पास ये वाली, दिस इज़ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है ये। ठीक है, ये आपके पास है वैक्यूम पंप। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ एनोड। ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसे हम कहेंगे कैथोड। ठीक है, और ये आपके पास है वोल्टेज सोर्स। बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको देखना है। और इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर हमने जो चीज़ भरी हुई है वो हो सकती है आपके पास गैस हो सकती है, कोई एयर हो सकती है, ठीक है, या वेपर्स हो सकते हैं, वेपर्स ऑफ अननाउन नाउन मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक गैस की डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास की बनी हुई है वो लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं जिसको हमने इसके अंदर सेट किया हुआ है, फिट किया हुआ है। एक आपके पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव है वो एनोड है। और गैस, ये जो ट्यूब है इसको आपने, ग्लास ट्यूब है, इसको आपने गैस के साथ, एयर या वेपर्स के साथ आपने इसको फिल कर लेना है। ठीक है, और ये जो फिलिंग हमने करनी है किसी भी डिज़ायर्ड प्रेशर के ऊपर, कोई भी प्रेशर होगा, अभी हमें मेंशन नहीं किया गया कि आपने कितना प्रेशर लेना है। ठीक है, हमने किसी भी प्रेशर के ऊपर ये जो गैस है इसको फिल कर देना है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये जो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमने हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज हमने कितनी रखनी है, कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई करनी है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। वोल्टेज सप्लाई दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर 1 डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, और नंबर 2 डिपेंड करता है प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने उसका वोल्टेज सप्लाई जो है वो कितना रखना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट वोल्टेज जो है वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि ट्यूब को हम कनेक्ट कर देते हैं एक वैक्यूम पंप के साथ। वैक्यूम पंप के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं? ताकि हम इधर से इसके प्रेशर को, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, इसको हम कंट्रोल कर सकें। वैक्यूम पंप क्या करता है? कंट्रोल द प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने गैस, एयर या वेपर्स को किसी भी प्रेशर के ऊपर फिल कर दिया है। अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, उनको हमने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वोल्टेज सोर्स जो है उसमें हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी है डिपेंड करता है इसकी लेंथ के ऊपर और इसके अंदर कितना प्रेशर है उसके ऊपर। हमने एक वैक्यूम पंप रखा हुआ है जो इसके प्रेशर को, इनसाइड द प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं इसके ऊपर। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को ऑन करते हैं। ठीक है, प्रेशर को अभी हमने नहीं छेड़ा। दो ही चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक आपके पास होगी वोल्टेज, ठीक है, और दूसरी आपके पास होगी कौन सी क्वांटिटी, प्रेशर। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। शुरू में आपने प्रेशर को नहीं छेड़ना, आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाना है यहाँ तक कि आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं 5000 वोल्ट्स तक। ठीक है, प्रेशर को नहीं आपने छेड़ा। जब हम 5000 वोल्ट्स वाली प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जनाब कुछ नहीं होता। आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम इसका प्रेशर अगर थोड़ा सा रिड्यूस करें वैक्यूम पंप के थ्रू तो फिर क्या कुछ होता है। अच्छा, जब इसका प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, प्रेशर कम किया जाता है, लेस प्रेशर किया जाता है, लेस प्रेशर किया जाता है और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। वोल्टेज को हम 5000 से इंक्रीज़ करके 10,000 तक ले आते हैं। 10,000 वोल्ट्स हम इंक्रीज़ करते हैं और प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर देते हैं, लो डाउन कर देते हैं प्रेशर को। तो फिर क्या होता है जनाब, क्या ऑब्ज़र्व किया गया कि ट्यूब के अंदर एक स्पार्क हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, यानी करंट फ्लो किया इसके अंदर से। वो करंट जब फ्लो किया तो उसने दरमियान में एक चमकदार फ्लैश प्रोड्यूस किया। जैसे आप पिक्चर खींचते हैं ना मोबाइल का फ्लैश ऑन करके तो आपको वो एक फ्लैश सा नज़र आता है ना लाइट का, बिल्कुल उस तरह से एक फ्लैश हुआ। और वो फ्लैश जो है, पहले फ्लैश हुआ, उसके बाद वो यूनिफॉर्म ग्लो
यूनिफॉर्म ग्लो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। यूनिफॉर्म ग्लो का मतलब है कि चमकदार चीज़ यहाँ पर ना एक प्रोड्यूस हुई, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्लो यानी पूरी ट्यूब चमक उठी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि हमने इसके अंदर प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, बहुत ज़्यादा इन दोनों कंडीशंस के ऊपर, यानी ये जो दोनों कंडीशंस आपको नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर जनाब फ्लैश हुआ है। और फ्लैश के बाद यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने क्या किया कि हमने प्रेशर को मज़ीद रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करके हम उसे ले आए 0.01 टॉर तक। टॉर भी प्रेशर का एक यूनिट होता है, ये आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। हमने प्रेशर इसका इतना रिड्यूस कर दिया 0.01 टॉर तक हम इसका प्रेशर ले गए, लेकिन जो वोल्टेज है वो इतनी रखी। वोल्टेज की हमने रेंज रखी 5000 से 10,000 वोल्ट्स। जैसे ही हमने इतना प्रेशर किया ना, इतना प्रेशर करने के बाद क्या हुआ, यूनिफॉर्म ग्लो जो है वो डिसअपियर हो गया। यानी यहाँ पर जो एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ था ना, स्पार्क और फ्लैश के बाद जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था वो डिसअपियर हो गया। और आफ्टर दैट डिसअपियरेंस यहाँ पर कुछ रेज यहाँ से निकली कैथोड से, जिन्होंने ऑपोजिट वॉल ऑफ एनोड के ऊपर एक फ्लोरिसेंस यानी यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस किया, चमकदार चीज़ और उसका कलर था वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, ठीक है। वो जो यहाँ पर रेज प्रोड्यूस हुई उसे हम कहते हैं कि फ्लोरिसेंस है। पैटर्न बना दिया यहाँ पर एक, ठीक है। अब वो जो फ्लोरिसेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो किसने प्रोड्यूस किया है, हमने ये कंक्लूड किया कि इस इलेक्ट्रोड से, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड था, यहाँ से कुछ रेज प्रोड्यूस हुई हैं, कुछ शुआएं प्रोड्यूस हुई हैं। वो रेज जो प्रोड्यूस हुई हैं वो जाके अपोजिट वॉल ऑफ कैथोड यानी एनोड के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, टकराती हैं इसके साथ, और वहाँ पर ग्लास ट्यूब जो होती है उसके ऊपर फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं, कलर्स कुछ प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब वो रेज क्या हैं, उन रेज़ को चूँकि वो यहाँ से कैथोड से वो लिबरेट हुई थी, ठीक है, एमिट हुई थी, तो हमने उन रेज़ को नाम दे दिया कैथोड रेज़ का। यानी जब ये कंडीशन प्रेशर की और ये वोल्टेज की कंडीशन अप्लाई की जाती है तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है, फिर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज अकर, कैथोड रेज की प्रोडक्शन होती है। अब वो जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या चीज़ हैं, क्यों प्रोड्यूस हुई हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के अंदर। हमने उन रेज को हमने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। स्टडी जब किया, ये है आपके पास आर्टिकल 5.1.3, ठीक है। क्या है ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये जो रेज प्रोड्यूस हुई ना बेटा, इनकी बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की करेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो पहले हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक वाले ने ना ऐसे ही उसने पॉइंट्स बना के यानी 1 2 3 लिख दिया, मैं आपको हेडिंग्स बना के बता देती हूँ। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1895 में, यानी हम ये कहते हैं कि जो रेज़ है ना, ये जो इफ़ेक्ट्स हमने स्टडी किए ना, इसका एक कंक्लूजन हमने निकाला कि उन रेज़, ये जो कैथोड रेज़ है ना, ये वाली कैथोड रेज़, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला भाई हमें इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? वो पता हमें कैसे चला कि ये वाली आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। ये मैं आपको बुक के ऊपर से दिखा देती हूँ, वैसे तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको यहाँ से इस डायग्राम को दिखा देती हूँ। देखें, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। 1895 में जे पेरिन एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका, जे पेरिन। उसने क्या किया, उसने कैथोड रेज के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ये बिल्कुल वही डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है, बस उसकी शेप थोड़ी सी उसने डिफरेंट बनाई है। कैथोड इस तरफ है, ठीक है, और ये ऑपोजिट जो आपको नज़र आ रहा है ना, स्क्रीन टू नोट द डिफ्लेक्शन, ये जिसके ऊपर ये 312 लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन को स्टडी करने वाली स्क्रीन है, यानी ये एनोड है जो ऑपोजिट है कैथोड के, ठीक है। कैथोड से रेज एमिट होती हैं और वो रेज जब निकलती है ना, अब जे पेरिन ने क्या स्टडी किया कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब के गिर्द ना यहाँ पर उसने रख दिया जनाब नॉर्थ और साउथ पोल्स, यानी मैग्नेट। ये जो ब्लैक से सिल्वर से कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैग्नेट है। उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा। इफेक्ट क्या था कि ये जो आपके पास है ना
पीछे से आ रही पूरी कैथोड रेज, जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड को फेस करती है ना, तो वो टर्न हो जाती हैं टूवर्ड्स पॉइंट टू पे आके स्ट्राइक करती हैं। 1 और 3 पर कुछ नहीं होता। ये पॉइंट 2 पे आके क्यों स्ट्राइक करती हैं? क्योंकि रेज जब नेगेटिवली चार्ज होती हैं ना, तो वो साउथ पोल की तरफ झुक जाती हैं। क्या करती हैं? वो साउथ पोल की तरफ झुक जाती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। पूरा डायरेक्ट सर्कल में तो नहीं जाता, लेकिन ये बेंड हो जाती हैं टूवर्ड पॉइंट 2। चूँकि ये नेगेटिव चार्ज कैरिंग होती हैं, इस वजह से ये साउथ की तरफ झुक जाती हैं। फिर क्या हुआ? ये तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट था ना। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया? उसने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव प्लेट ये और नेगेटिव प्लेट ये। उसने नेगेटिव यानी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स जब यहाँ पर रखी, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। फिर उसने वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब को सारा वो प्रेशर 0.01 टॉर किया, प्रेशर 500 से 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक किया, कैथोड रेज प्रोड्यूस की। फिर उसके ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्टडी किया। उसने जब इफेक्ट स्टडी किया ना, तो उसने देखा कि जो रेज आ रही हैं वो पॉइंट 3 के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही हैं। पॉइंट 3 अब क्यों है? ये देखें, ऊपर आपको पॉजिटिव प्लेट नजर आ रही है ना, ये पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, और ये नीचे नेगेटिव प्लेट है। जो पीछे से आ रही है ना रेज, वो नेगेटिव की तरफ नहीं आ रही, वो जा रही हैं पॉइंट 3 के पास, पॉइंट 3 पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रही हैं। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है क्यों पॉजिटिव की तरफ जा रही है? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जो आने वाली रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई हैं। फिर उसके बाद क्या किया जे थॉमसन ने? उसने कहा कि अच्छा, जे पेरेंट ने ये स्टडी किया था कि इसके ऊपर साउथ की तरफ झुक गई, तो उसका भी नेगेटिव चार्ज आया। जब मैंने स्टडी किया तो मैंने भी देखा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूमी, मेरे लिहाज से भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हो अगर हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड्स को इकट्ठा अप्लाई करें? तो थॉमसन ने क्या किया? उसने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की। फिर उसने इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ्स को इस तरह से मैनेज किया कि वो जो रेज थी, उन्होंने पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में 3 पे जाना था, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में 2 पे आना था। जब दोनों एक साथ अप्लाई की, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, और जो रेज थी वो आके स्ट्राइक की पॉइंट 1 पर। वाओ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि मैग्नेटिक फील्ड 2 पॉइंट की तरफ खींच रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट की तरफ खींच रही थी। जब दोनों को अप्लाई किया तो उनकी स्ट्रेंथ इस तरह से इक्वल हुई कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और दोनों का इफेक्ट 0 हो गया। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट 0 हो गए, और वो रेज जो थी वो सीधी जाकर पॉइंट 1 पर स्ट्राइक की, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हम इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं अगर हम दोनों को एक तरतीब के साथ अप्लाई करें, ठीक है, और उनको ट्यून करें एक दूसरे के साथ। समझ आ गई बात की? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, फ्लोरिसेंस प्रॉपर्टी। यानी हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिसेंस, कि ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरिसेंस जो प्रोड्यूस करती है ना, कैथोड रेज, ये किस तरह का प्रोड्यूस करती हैं? पहले तो आपको पता है कि हमने यहाँ पर देखा कि जब यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपियर हुआ, हमने प्रेशर 0.01 टॉर कर दिया यहाँ पर, इसकी मदद से हमने 0.01 टॉर प्रेशर किया। वोल्टेज हमने यहाँ पर रखी हुई है 5000 से 10,000 वोल्ट्स हमने इसकी वोल्टेज रखी हुई है, इतना हमने इसका प्रेशर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है आपके पास और ये वोल्टेज जो है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर रेज़ प्रोड्यूस हुई। और वो रेज़ हमें कैसे पता चला कि रेज़ प्रोड्यूस हुई हैं? उन रेज़ ने ऑपोजिट वॉल के ऊपर क्या किया? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस की, ठीक है। वो फ्लोरिसेंस जो प्रोड्यूस की, इसका मतलब है कि इसकी प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिसेंस की एबिलिटी है, ठीक है। फ्लोरिसेंस बेसिकली कलर प्रोडक्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैटर, जिस मैटर के ऊपर गिरेगी उसके ऊपर उस तरह का फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर उसने बताया कि फ्लोरिसेंस तो ये प्रोड्यूस करती ही हैं, लेकिन कुछ कलर्स इसने बताए हैं कि ये नॉर्मली जो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है ना, वो ग्रीनिश कलर का होता है ग्लास की सरफेस के ऊपर, ग्रीनिश ऑन ग्लास सरफेस, ठीक है। ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे तो उसके ऊपर कौन सा किस कलर का फ्लोरिसेंस होगा? ग्रीनिश, ठीक है। और एलुमिना अगर हम यूज़ करते हैं ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड, ठीक है, तो एलुमिना के ऊपर ये प्रोड्यूस करते हैं जनाब किस कलर का? रेड कलर का, रेड फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। यही कैथोड रेज ही जो होती हैं, ठीक है। और अगर हम टिन लेते हैं, ठीक है, तो टिन स्टोन जो होता है, टिन स्टोन यानी SN है इसका, एलुमिना होता है Al2O3,
ठीक है। और ये ग्लास के ऊपर ग्रेनिश, एल्यूमिना Al2O3 के ऊपर ये किस कलर का, रेड कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। और टिन के ऊपर ये प्रोड्यूस करती हैं किस कलर का जनाब, येलो कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक हो गया, ये इसकी फ्लोरेसेंस, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी जनाब इसकी है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या दे फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करते हैं, फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। ये हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये हमें पता चला कैसे, ये हमें पता चला था जनाब जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने डिस्चार्ज ट्यूबली, में छोटी सी शेप बना रही हूँ इसकी, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूबली, बिल्कुल वही वाली कंडीशंस हमने सारी रखी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा कैथोड, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा एनोड, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ था बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था। हमने यहाँ पर जो प्रेशर वैक्यूम पंप के थ्रू हमने रिड्यूस किया हुआ था वो 0.01 टॉर था। वोल्टेज हमने अप्लाई की वो 5000 से 10,000, यानी वो तमाम कंडीशन जिससे कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब जब कैथोड रेज की प्रोडक्शन होनी थी, अभी हमने ये कंडीशन अप्लाई नहीं की, हमने इसके रास्ते में ना यहाँ पर एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, मैंने बना दिया आपके सामने, ये हमने उसके रास्ते में रख दिया। अब जब ने उसके रास्ते में रखा, फिर हमने कंडीशंस अप्लाई की, क्या हुआ, यहाँ से रेज निकली। वो रेज जब निकली तो रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट था। ये ओपैक ऑब्जेक्ट का मतलब है जो जो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से रोशनी पास नहीं कर सकती या लाइट पास नहीं कर सकती, हमें नज़र नहीं आता उसके आर पार, ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब उस ओपैक ऑब्जेक्ट का ना यहाँ पर बड़ा सा एक शेडो प्रोड्यूस हो गया। ये देखें यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर एक बड़ा सा शेडो प्रोड्यूस हो गया। वो शेडो जो प्रोड्यूस हुआ क्यों हुआ भाई, इसलिए कि ये जो रेज निकल रही थी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, इसके ऊपर या नीचे की तरफ से मूव नहीं करेंगी, डायरेक्ट मूव करना है, रास्ते में ओपैक ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका शेडो प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो हम कहते हैं दे कास्ट अ शेडो व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट is placed in their path, which means that they travel in, so we conclude that they travel in straight line path. ठीक हो गया, ये हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ ली। फोर्थ प्रॉपर्टी है जनाब इसकी क्या, दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अब ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात हमें किस तरह से पता चली, ये भी मैं डायग्राम ड्रॉ करने की बजाय बल्कि ड्रॉ कर ही देती हूँ आपको। ये देखें, अब ये थोड़ी सी ना टेक्निकल है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ बुक के ऊपर से ना। लुक एट दिस, ये देखें, ये जनाब उसने बनाई है डायग्राम। अच्छा, अब इसमें वो क्या कहता है कि कैथोड रे ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील। क्या हुआ कि हमने बिल्कुल यहाँ पर कैथोड रखा, यहाँ पर एनोड रखा, वैक्यूम पंप था, 0.01 टॉर प्रेशर रखा, वोल्टेज हमने 5000 से 10,000 रखी। अब यहाँ पर प्रोड्यूस होनी है कैथोड रेज, हमने उसके रास्ते में रख दिया एक स्मॉल पैडल फ्रिक्शनलेस व्हील, एक फ्रिक्शनलेस पहिया हमने उसके रास्ते में रख दिया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। अब जैसे ही हमने वो कंडीशन सारी अप्लाई की, यहाँ से रेज प्रोड्यूस हुई। रेज हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये जो व्हील था ना ये चलना शुरू हो गया, पहिया जो है ये चलना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है यहाँ से कोई चीज़ गुजर रही है, जिस तरह हवा के अंदर हम फ़ैन, पता है छोटे बच्चे लेके भागते हैं तो चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हवा के अंदर पार्टिकल्स हैं या उसका प्रेशर है। तो क्या हुआ कि ये व्हील चलना शुरू हो गया, इससे जाहिर हुआ कि यहाँ से जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सिर्फ शुआएं नहीं हैं, वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मोमेंटम है। मोमेंटम यानी उनका स्पेसिफिक मैस है, वो मैस पार्टिकल का जब टकराया इस फ्रिक्शनलेस व्हील के साथ तो उसने इसको ड्राइव करना शुरू कर दिया, और ड्राइव करते हुए फिर वो आगे फॉरवर्ड मूव कर गई, ठीक है। चूँकि हम कहते हैं कि ये एज दे डिराइव अ स्मॉल पैडल व्हील, so they possess a momentum
मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट दे आर नॉट रेज, they are material particles having a specific mass, कि वो mass जब व्हील के साथ टकराया तो व्हील जो है इस व्हील के साथ जब वो टकराया, ठीक है, तो वो व्हील जो है वो चलना शुरू हो गया। इसके रास्ते में जब हमने रखा, गुजरी, टकराया, तो ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी एक्स रे प्रोडक्शन। अब एक्स रे प्रोडक्शन किस तरह से होती है? हम कहते हैं कि इफ वी यूज हाई एटॉमिक मास एनोड, क्योंकि एनोड के साथ जाके स्ट्राइक करती है ना ये, तो अगर हम उसको हाई एटॉमिक मास वाला एनोड यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा? दे प्रोड्यूस कैथोड रेज जो पैदा होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? एक्स रेज। तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस कर देती हैं। एक्स रे प्रोडक्शन की भी एबिलिटी एक्स कैथोड रेज के अंदर होती है, ठीक है। 6 वाला जो इसका पॉइंट है जनाब, 6 वाला पॉइंट क्या है? दे कैन प्रोड्यूस हीट। हीट प्रोडक्शन कह सकते हैं, या दे प्रोड्यूस हीट। किस तरह से हीट प्रोड्यूस करते हैं भाई? कि जब ये किसी क्लीन मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं एक्स रेज, ठीक है, फॉल करती हैं जैसे ही, तो क्या करती हैं वो कि वहाँ पर वो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ग्लो जब प्रोड्यूस होता है ना, तो ग्लो प्रोड्यूस होने का मतलब है, मतलब ये सारी की सारी एक जगह पर आकर जब फोकस होंगी तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होगा, रोशनी प्रोड्यूस होगी। वो रोशनी क्यों प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि जो कैथोड रेज हैं जब वो आई हैं क्लीन मेटल सरफेस के ऊपर, तो उन्होंने मेटल की सरफेस के ऊपर मौजूद एटम्स को वार्म अप कर दिया। वार्म अप करके वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में जब वो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कैथोड रेज की एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए। जब वो वापस आते हैं तो वो इस एनर्जी को वेव्स की फॉर्म में खारिज करते हैं, और वो वेव्स की फॉर्म में जो एनर्जी खारिज होती है वो हमें एक ग्लो, एक टाइप का ग्लो हमें नजर आता है, तो हम कहते हैं ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट दे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन क्लीन मेटल सरफेस। डस्ट नहीं होनी चाहिए मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी इसकी क्या है भाई? 7th प्रॉपर्टी होती है आयोनाइजेशन। यानी ये क्या करते हैं? जब ये किसी गैस के अंदर से पास करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। वी कैन से दैट दे कैन आयोनाइज द गैस। क्यों आयोनाइज कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा था, इसमें हमने पढ़ा था ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता चल गया कि इनके ऊपर दे आर नेगेटिवली चार्ज। जब नेगेटिवली चार्ज होती हैं तो एक प्योर गैस के अंदर से या चार्जलेस गैस के अंदर से या न्यूट्रल गैस के अंदर से जब ये पास करेंगी तो उनको नॉकआउट करेंगी, चूँकि खुद चार्ज होती हैं तो वहाँ पर भी ये चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेंगी, नेगेटिव को रिपेल करेंगी, तो वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं 8th प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या? दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है तो इनके अंदर एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि ये जो केमिकल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा देती हैं, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हुई, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है जब ये किसी के साथ जाके रिएक्ट करती हैं या टकराती हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से पास कर जाना, उसे हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक थिन मेटल फॉइल के अंदर से पास कर सकते हैं, गोल्ड फॉइल के अंदर से, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर से ये पास कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट दे कैन पास अ गोल्ड और एल्यूमिनियम फॉइल। क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना ये बहुत ज़्यादा। फॉइल का मतलब होता है शीट टाइप मटेरियल,
और 10th प्रॉपर्टी है E/m वैल्यू, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। E/m वैल्यू क्या मतलब होता है? चार्ज, E फॉर चार्ज, M फॉर मैस, चार्ज टू मैस रेशो। चार्ज टू मैस रेशो हम जब किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड करते हैं ना तो हमें उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी पता चल जाती है। तो चार्ज टू मैस रेशो की जो वैल्यू आई कैथोड रेज की, उन्होंने शो किया कि ये क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि जो कैथोड रेज थी इनकी E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी, तो ये डिस्कवर हो गया कि बेसिकली जो कैथोड रेज हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव चार्ज था उनके ऊपर। फर्दर वो क्या कहते हैं, हम लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं J.J. Thomson conducted from this experiment, concluded from this experiment that cathode rays consist of streams of नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। स्टोने एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, स्टोने नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन, उसने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। थॉमसन ऑल्सो determined the charge to mass ratio E/m value of electrons. He found that the E/m value remained the same no matter which gas was used in the discharge tube. He concluded that all atoms कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो कहता है कि आप चाहे कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर लें, उसमें से एक ही तरह की कैथोड रेज निकलती हैं, इसलिए क्योंकि कैथोड रेज हर एटम के अंदर मौजूद होती हैं, यानी वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की तो टाइप्स नहीं होती ना, वो एक ही तरह के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, उनकी टाइप्स चेंज नहीं होती। चाहे आप सोडियम का एटम देख लें, हाइड्रोजन का एटम देख लें, पोटेशियम का एटम देख लें, कैल्शियम का एटम देख लें, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। सो वी कैन से दैट कि जो E/m वैल्यू है इसका वो इलेक्ट्रॉन से मैच करता है। तो ये हर गैस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चाहे कोई भी गैस हो उसके अंदर ये जो कैथोड रेज हैं वो एक ही तरह की निकलेंगी। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।